नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस ज्ञान पर। ठीक है। और जो इससे पहले यूट्यूब प्लेटफॉर्म चल रहा था सर्वोदय इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो उसको तो अभी रोक दिया गया है। और ये हमने एक जीएस का एक नया प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसका नाम है जीएस ज्ञान। ध्यान रखेंगे इस बात का सभी लोग, ठीक है। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल होगा, यूट्यूब चैनल हो जाएगा जिसका नाम होगा जीएस ज्ञान। ठीक है, ये ध्यान रखिए ना, जीएस ज्ञान। तो सभी लोग इस मुहिम से जुड़िए, ठीक है। और इस पे पूरी कोशिश रहेगी, जो भी चीजें हैं एक सिस्टमेटिक वे में रहेगा। कोई वीडियो है तो वो डिलीट नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि पिछले जो हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बना रखा था उससे कुछ हमको सीखने का भी मौका मिला, कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही थी। तो हमें उम्मीद है थोड़ा सा हम भी सिस्टमेटिक चीजों को करेंगे तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं, अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद सही, लेकिन दिखना जरूर चाहिए, ये उम्मीद है। ठीक है। तो अभी क्या है, अभी तक जो भी लोग हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे सर्वोदय इंस्टीट्यूट से, ठीक है, ध्यान रखेंगे वो भी हमारा ही YouTube प्लेटफॉर्म था, सर्वोदय इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ठीक है। उस पर जितने भी सब्सक्राइबर थे नियर अबाउट 1100 के आसपास, मैक्सिमम बच्चे जो है जीएस ज्ञान की तरफ मूव कर जाए, जीएस ज्ञान पे जुड़ जाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि इस पर जैसे कभी हमने इवेंट नहीं बनाया, थंबनेल नहीं बनाया, आजकल क्या है दुनिया जहां चल रही है उसी के आधार पे आप भी चलो, वरना क्या होगा, आप धीरे धीरे खत्म हो जाओगे ना। तो ये जीएस ज्ञान, जीएस का प्लेटफॉर्म तो रहेगा ही रहेगा। जीएस हमारा सब्जेक्ट रहा है, जैसे मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। और यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर है और स्ट्रैटेजी के है, ठीक है। एक थोड़ा सेगमेंट ज्योग्राफी और जनरल साइंस। लेकिन अभी अगर आप लोगों ने देखा हो तो यूपी जो ये पेट का एग्जाम हुआ था उसमें हमने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी वगैरह भी पढ़ाने की कोशिश की थी, बेसिक मतलब स्ट्रेटेजी के तौर पे, ठीक है। तो क्योंकि एक टीचर को इतना टाइम मिलता नहीं है कि वो सारा विषय जीएस पढ़ा दे, पढ़ाने को तो कोई भी कुछ पढ़ेगा और सीखेगा तो क्यों नहीं उसको कर लेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अभी तक जितने विद्यार्थी जुड़े हैं हमसे, जानते हैं, उनको ये मालूम है कि कितना कंटेंट सर का फंसता है। तो अभी चाहे पेट के एग्जाम 4 हुए हो, इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग जो शिफ्ट में अभी पेट का एग्जाम हुआ 6-7 तारीख में, उसमें सारा फंसा हुआ है। मुझे बार बार एविडेंस देनी नीड नहीं, बट अगर अब नीड पड़ेगी तो मैं सबका साथ लेके खड़ा रहूंगा। देखिए ये क्वेश्चन हमारे आए, ठीक है। तो चलिए अब डिले नहीं करते हैं, सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर इवन जुलाई तक की न्यूज पड़ी हुई है। कभी कोई किसी वजह से कोई वीडियो नहीं पढ़ पाया, हफ्ते 2 हफ्ते को अलग सब्जेक्ट, अदरवाइज पूरे जनवरी 2025 से लेकर के जुलाई तक का न्यूज है, बीच में थोड़ा बहुत गैप है। बाकी अगस्त मंथ का करंट अफेयर, और अब करंट अफेयर का जो पढ़ाने का सिस्टम हमारा होगा वो पर डे नहीं होगा, यानी हम वीकली करंट अफेयर देंगे। यानी आपको एक मंथ में सिर्फ 4 क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। वो एक जो क्लास होगी वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में होगी, और उसमें सिर्फ सिलेक्टेड ही पॉइंट होंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। जैसे आज भी जो अगस्त की न्यूज में दे रहा हूं उसमें सिलेक्टेड ही है, कुछ अगर एक्स्ट्रा फील होगा तो मैं हटा दूंगा। दूसरी बात क्या है, चाहे बच्चे एसएससी के हों, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टीचिंग के हो, चाहे सिविल सर्विसेज के हो, किसी भी एग्जाम की, चाहे पीसीएस जे हो, चाहे एपीओ का एग्जाम, अभी देखा होगा एपीओ कुछ भर्ती आ गई, जो लोग लीगल फील्ड के हैं उनके लिए मौका है, पीसीएस जे में लीगल फील्ड के लोगों को मौका मिलता है। तो जो भी जिस प्रकार के विद्यार्थी हैं उन सभी से मैं यही कहूंगा कि आप करंट अफेयर के लिए जीएस ज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जुड़िए, उसको फॉलो करिए, ठीक है। जितने सारे विद्यार्थी जुड़ेंगे उतना फायदा आपका जरूर होगा, ठीक है। बाकी जो मेरे जीएस के विषय, जैसे यूपी एसआई का एग्जाम होने वाला है, तो मैं उसके ओल्ड पीवाईक्यू, ये कमिटेड है कि जीएस का सेक्शन पूरा कंप्लीट करवाएंगे। जीएस में आपने सोचा नहीं हुआ कि 40 नंबर का पेपर है, 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें इस बार मेरा वादा रहेगा कि 30+ का स्कोर आएगा। अब वो मैं कोशिश करूंगा, मेरा अपने कोई विद्यार्थी होगा, चाहे कोई भी क्यों ना। कंटेंट में हमने मेहनत की है, हमने अच्छा प्रयास किया है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये अगस्त मंथ का करंट अफेयर है 2025 का, इसको पूरा पढ़ लो। और अब जो करंट अफेयर आज के बाद मिलेगा, जो भी बैटर हमारे जीएस ज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, वो सिर्फ एक मीडियम में नहीं होगा, वो दोनों मीडियम में होगा। मतलब कहने का बाइलिंगुअल होगा। और चूंकि इधर की जो एक पोजीशन है नॉर्थ इंडिया की, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों चलते हैं। इंग्लिश तो खैर ऑल ओवर इंडिया चलता है, लेकिन जैसे आप तमिलनाडु गए तो फिर वहां तमिल और इंग्लिश चलेगी ना। तो ऐसा तो कोई बच्चा अभी साउथ इंडिया से कोई मतलब ही नहीं हमारा है। हमारा सीधा मतलब कहने का, हम एक छोटी सी मुहिम को प्रयास कर रहे हैं
तो सभी लोग इसी से जुड़िए और समझिए, देखिए न्यूज क्या है। करंट अफेयर पढ़ने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम कैसे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, बैंक, XYZ कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हो, चाहे टीचिंग एग्जाम, मैंने नाम नहीं लिया, LT ग्रेड में करंट अफेयर आता है, GIC करंट अफेयर आता है, तो उसका तो फायदा मिलेगा ना आपको। तो ये पूरे अगस्त मंथ का करंट अफेयर है, आप डेढ़ दो घंटे से ऊपर नहीं जाएगा, डेढ़ दो घंटे बैठ जाएंगे और जो खास खास न्यूज है उसको नोट कर लेंगे। इसमें अपॉइंटमेंट भी होगा, ब्रांड एम्बेसडर भी होगा, जीडीपी का क्वेश्चन होगा, कोई इंसिडेंस है, कोई घटना है, कोई पर्सनालिटी हमारे बीच नहीं रही, कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होगा, कोई अवार्ड होगा, कुछ भी कई प्रकार के, क्योंकि एक महीने न्यूज है, जाहिर सी बात कम से कम 40-50 पॉइंट तो होंगे। आइए, आप सभी का वेलकम है हमारे जीएस ज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2025 का करंट अफेयर बाइलिंगुअल है, अभी ये हिंदी मीडियम है, जैसे हिंदी मीडियम खत्म होगा सारा मैटर इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, और यही पीडीएफ, यही आपको जो है पीडीएफ हमारे जो एक मतलब टेलीग्राम चैनल है उस पर पड़ जाएगी, ठीक है। वो मैं उसका लिंक उस पर दे दूंगा, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है, बात करते हैं अगस्त 2025 करंट अफेयर्स की। मैंने बोला इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में है। वुमेन्स एथनिक वेयर ब्रांड आर्लिया ने बॉलीवुड की अभिनेत्री है अनन्या पांडे, ये चंकी पांडे की बेटी है अनन्या पांडे, फिल्मों में काम करती है, को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। देखिए ब्रांड एम्बेसडर क्या है, बहुत जल्दी बदलते हैं, क्योंकि एक कंपनी और एक स्टार के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट कंपनी कभी भी तोड़ सकती है, कुछ शर्तों के साथ होता है। तो ब्रांड एम्बेसडर मतलब ये है कि अगर उस कंपनी की अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटी या ऐसे आर्टिस्ट या ऐसे कलाकार लाइए जिनकी लोग सोशल इमेज को मेंटेन करे हो या जिनको लोग जानते ज्यादा हो, जैसे विराट कोहली, MS धोनी। तो ऐसे लोग आएंगे तो क्या होगा, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए हर कंपनी समय के साथ साथ अपना ब्रांड एम्बेसडर बदलती रहती, बनाती रहती, ठीक है। तो ऑरेलिया जो है भारत का एक प्रमुख महिला एथनिक वियर ब्रांड है, मतलब एक कपड़े कंपनी है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो इसके इस ब्रांड के कपड़े आपको मिल जाएंगे, स्पेशली महिलाओं के लिए कपड़े बेचता है कौन, यानी ऑरेलिया, राइट। तो ध्यान रखेंगे अनन्या पांडे। तो मतलब कह रहे जब भी कोई एग्जाम देने जाओगे तो हमेशा करंट अफेयर कितना पढ़ते हैं, तकरीबन जब भी कोई एग्जाम की डेट आए आप उससे 4 से 5 मंथ, 4 से 5 महीने का पिछला करंट अफेयर पढ़ के जाइए, उसमें ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट, ये क्वेश्चन देख लेंगे। हालांकि थोड़ा पॉइंट बड़ा है, बट अगर आप समझेंगे, इसलिए हमने एमसीक्यू पैटर्न जो है तब हटा दिया, एमसीक्यू पैटर्न को बाहर करके अब ये थोड़ा सा हम एक पैटर्न डिफरेंट कर रहे हैं, ताकि आप पॉइंट वाइज अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट भी मिल, जो भी जैसे चाहो वैसे पढ़ लो। लिखा है क्रय शक्ति क्षमता, इसको इंग्लिश में कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या बोलेंगे इसको, इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, ठीक है। क्रय शक्ति क्षमता मतलब किसी भी देश की जो एक परचेजिंग पावर कैपेसिटी होती है वो अलग होती है, जीडीपी अलग होती है, जिसको एक्सचेंज रेट के माध्यम से देखा जाता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या है, अभी हमारी जो स्थिति है वो नंबर, वर्ल्ड में भी हम लोग नंबर 3rd पे हैं, ठीक है। आइए हम समझाते हैं। क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 20.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। ये एक संभावना है, क्योंकि भविष्य में जब भी हम कोई बात करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ही की बात करें। जैसे कि आप पेपर में पढ़ते हो न्यूज, आपको समझ में नहीं आए, वो चीजें आप हमसे डिस्कशन कर लो, बड़े आसान वे में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस है तो उसका फायदा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, 2038 तक भारत के आर्थिकी मतलब इकोनॉमी, भारत की आर्थिकी मतलब इकोनॉमी के 34.2 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना है, ठीक है। मतलब 2030 तक ये है पॉसिबिलिटी, और 2000 जो है 38 तक ये पॉसिबिलिटी है कि हम 34.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ जीडीपी के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF मुद्रा कोष में वित्त वर्ष 2024-25 या थोड़ा चेंज कर लेंगे, 24 कर लेंगे, 24-25 में पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के, ये इससे फुल फॉर्म एग्जाम में आया है कि पीपीपी का क्या मतलब है, वो इसका एब्रीवेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है। आधार पर भारत की जीडीपी जो है
14.2 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया है। ठीक है, ये पीपीपी के आधार पे है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या, जो बाजार विनिमय के संदर्भ में मापे जाने से लगभग 3.6 गुना अधिक है। इस प्रकार भारत पहले से ही चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखेंगे। पीपीपी के आधार पर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू पीपीपी। ठीक है, और अगर भारत और अमेरिका, ठीक है, अगर थोड़ा सा ग्रोथ रेट में ज्यादा फर्क नहीं आया तो हम बहुत जल्दी किसको पीछे करेंगे, अमेरिका को। यानी पीपीपी के आधार पे क्या है कि नंबर 1 पे कौन है, चाइना है, नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे अमेरिका है और नंबर 3 पे इंडिया है। एक बात तो ये आपको हो गई क्लियर। ठीक है, और हर छोटे छोटे पॉइंट पर नजर रखा करो, कभी बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, कभी छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर हम जीडीपी के आधार पे कहें तो जीडीपी के आधार पे क्या है, नंबर 1 पे अमेरिका है, ठीक है, और नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जर्मनी है और नंबर 4 पे इंडिया है, नंबर 5 पे जापान है। यानी अभी हाल ही में हमने जापान को पीछे किया और हम वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। और जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट चल रही है, आर्थिक विकास दर बढ़ती जा रही है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इसके बाद अगर ऐसे बनी रही हमारी 6% प्लस, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आने वाले 2 से 3 वर्षों में हम जर्मनी को पीछे करेंगे और विश्व की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बनेंगे। ये पूरा पूरा विश्वास है, ये आईएमएफ भी कह रहा, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा और भारत की खुद इंटरनल रिपोर्ट इस मामले पर अपनी बात कई बार कह चुकी है। जिस प्रकार से हम ग्रोथ रेट में अपना विश्वास, क्योंकि और कंट्री ग्रोथ रेट जो है वो 2 से 3% है, भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6% प्लस में काम कर रही है। तो जिसका ज्यादा ग्रोथ रेट होगा वो जल्दी अपने मिशन को पूरा करेगा। तो एक बात तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, अगर भारत और अमेरिका 2028 और 30 के दौरान क्रमशः 6.5% और 2.1% की औसत दर से बढ़ते हैं तो भारत 2038 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। हमारी ग्रोथ रेट देखिए आप लोग क्या है, 6.5%, और अमेरिका वालों की क्या है, 2.1%, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ज्यादा विकसित देश हैं, उनमें विकास क्या होगा। भारत क्या है, विकासशील देशों बड़ी तेज स्पीड से भाग रहा है, चाइना हुआ, हम हुए, बहुत तेज स्पीड से भाग रहे हैं। खैर, इसके बाद ये पॉइंट कंप्लीट हो गया और हम उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब आगे पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, अब जैसे जब भी कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करता है, पीएम ही करते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को पुनर्गठित कर 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि भी हाल ही में प्रधानमंत्री ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, ये बात समझ में आ गई, या कब तक लिए बढ़ा दिया है, 2030 तक। पुनर्गठन को ध्यान में रखकर योजना के लिए 7,332 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया गया है। अब आप समझेंगे ये योजना किसके लिए है, तो साफ साफ लिख दिया गया स्ट्रीट वेंडर्स। ये क्वेश्चन 2022 पीसीएस में आ भी चुका हुआ है। जब भी स्कीम की बात करिए तो स्कीम कब शुरू हुई है, किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है और जब आप ओल्ड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आइए फिर देखते हैं पॉइंट। अब केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से देश भर में 1.25 करोड़ रेहड़ी पटरी व छोटे कारोबारियों को लाभ होगा। देखा होगा फुटपाथ पे जो हमारे यहाँ जो छोटे मोटे जो व्यापार करते हैं, रेहड़ी है, पटरी वाले हैं, फुटपाथ वाले हैं, इनके लिए सरकार ने ये स्कीम शुरू की थी कोविड के समय पर, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आवास एवं शहरी मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग संयुक्त रूप से सौंपी गई। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम को किसके द्वारा ऑपरेट करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। तो पीएम स्वनिधि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा 1 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई। तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखेंगे 2020 या 1 जून 2020। इतना पढ़ लेंगे
तो हमें लगता है आप सबका भला हो जाएगा। ये स्पेशली हम उनके लिए भी कह रहे हैं जो बच्चे यूपीएसआई की प्रिपरेशन करेंगे। देखो बच्चा क्या है ना, स्कीम तो कम से कम 100, 150, 200 होंगी। एकदम से आप पढ़ने बैठोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। इससे अच्छा क्या होगा, डेली एक दो दो पढ़ते रहोगे, कुछ रिवीजन करते रहोगे, तो पेपर में ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ऐसे मैंने पढ़ा था, अब मैं इसको कर लूंगा ना। चलिए, तो ये एक कहानी है इसकी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, ये भी है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि नौसेना के बेड़े में आधुनिक युद्धपोत, ठीक है, युद्धपोत आईएनएस, ठीक है, इंडियन नेवी शिप, आईएनएस मतलब इंडियन नेवी शिप उदयगिरी, और आईएनएस इंडियन नेवी शिप हिमगिरी, ध्यान रखेंगे ये दोनों क्या है, युद्धपोत। अभी हम बताएंगे भारत का पहला युद्धपोत कौन सा है, कितने युद्धपोत हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान में इन दो स्टील्थ मतलब फ्रिगेट्स, रडार को चकमा देने वाले युद्धपोत को ही क्या बोलते हैं, यानी फ्रिगेट्स, ठीक है, को शामिल किया गया है ना। दोनों युद्धपोत नौसेना के अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A के तहत बने हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है प्रोजेक्ट 17A का संबंध किससे है, तो नौसेना से है, ठीक है। ये पहला अवसर है जब दो अलग अलग शिपयार्ड में निर्मित अग्रिम पंक्ति के दो जंगी पोतों का एक साथ जलावतरण किया गया है। रहेंगे तो जल में ही रहेंगे, देखा होगा बड़े बड़े रहते, जिस पर देखा होगा राफेल जैसे जो विमान होते हैं वो भी जो है मतलब उतर जाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक दोनों पोत में डिजाइन, स्टील, हथियार और सेंसर ट्रालियों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। ये एक साल कई समुद्री मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। उदयगिरी का जो निर्माण है वो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में जो है मतलब किया गया। हिमगिरी का गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है और इंजीनियर्स में किया गया, यानी कोलकाता में, ठीक है। दोनों ही युद्धपोत पहले की मतलब डिजाइनों की तुलना में काफी यानी अत्याधुनिक है या मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े हुए हैं। एक पॉइंट यहाँ और हम लोग मतलब नोट कर लेंगे। मार्च 1961 को भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत जो है आईएनएस विक्रांत है। ये ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले जो है युद्धपोत का नाम बताइए, ठीक है। तो विक्रांत है के रूप में यूनाइटेड किंगडम के भारतीय उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। ये एक अलग हमने पॉइंट जोड़ा है कि पहला कौन सा है, विक्रांत है। अब ये रिटायर्ड है, फ्री है। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट की बात आ गई, बहुत सिंपल सा अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी अपॉइंटमेंट नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं कि आपने पढ़ लिया तो एग्जाम में आ ही जाए। कभी आता है कभी करंट अफेयर में कम से कम 25 पॉइंट है, तो क्या 2500 पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे? उसमें से कहीं क्वेश्चन 7 या 8 तो आने हैं, तो फिर 25 क्योंकि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। सीआरपीएफ और आईटीबीपी, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, मतलब डिप्टी एनएसए। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वैसे भी है कौन, अजीत कुमार डोवाल, अजीत कुमार डोवाल, ठीक है। ये काफी समय से एनएसए के पद पे बने हुए हैं और काफी चर्चित पर्सनालिटी भी है। आपने इनको कई आंतरिक मामलों में देखा होगा। ये बहुत ज्यादा इनकी भूमिका है इंटरनेशनल भी और नेशनल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहे हैं कि जीएसटी परिषद, जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल, जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। कई टैक्स को मिला करके भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था ना। तो ये जो इसके प्रभावी होने की डेट है वो 1 जुलाई 2017 है, ठीक। अब 56वीं बैठक है, तो 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। ये हम लोगों ने पहले, चूंकि अगस्त का मैटर है, बात कही जा रही है सितंबर की, तभी लिखा है होगी, मतलब अब तो मीटिंग भी हो गई, सितंबर तो चल ही रहा है ना, अगस्त की न्यूज पढ़ रहे हैं आप। तो ये नई दिल्ली में 56वीं नंबर की मीटिंग हुई। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया एग्जाम में आता है कि जीएसटी परिषद की चेयरमैनशिप, अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैनशिप यानी अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी हो, ठीक है। अभी तो निर्मला जी हैं तो वही करेंगे ना। अच्छा ठीक, अब अच्छा खास बात क्या है इस बैठक में,
तो देश में जीएसटी ढांचे को सरल बनाने का रास्ता साफ, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को मैसेज मतलब दिया गया था कि जीएसटी में क्या है, टैक्स वसूल करने के 4 स्लॉट हैं, ये 4 मतलब स्लैब है। तो 4 जो मतलब स्लैब हैं उसमें देखेंगे हम लोग, तो उसमें क्या है, जैसे एक 5% है, एक 18%, एक 12%, एक 28%। इनमें से क्या किया जा रहा है, इन दोनों को समाप्त कर देंगे हम लोग, ये रहेगा ये रहेगा। और चूंकि कुछ जरूरी चीजें हैं, कुछ चुनिंदा आइटम है, 5-7 लग्जरी आइटम है या कुछ नशीले पदार्थ हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, उनके लिए एक नया टैक्स जो है तो स्लैब बनाया गया है, वो होगा 40%। तो ध्यान रखेंगे, जहां पर जीएसटी के 4 जो है बने हुए थे टैक्स वसूल करने के सेक्शन, उनको 2 कर दिया गया। 5%, 18% कब से लागू होगा ये भी ध्यान रखेंगे, 22 सितंबर 2025। ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी खैर है, क्योंकि लोगों को टैक्स जब कम हो जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। हालांकि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी व्यवस्था से बाहर जो है मतलब रहेंगे। सिफारिशों को अगले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। 12-28% जो है तो स्लैब में किन किन उत्पादों को शामिल करेंगे, ये सब निर्णय होगा ना। चलिए, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितना दिया गया इंपॉर्टेंट ही है। शहर की उद्यमी और समाज सेवी तनुश्री गुप्ता ने वीजी मिसेज इंडिया इम्प्रेस 2025-26 का ताज जीता है। ये प्रतियोगिता विजनारा ग्लोबल की ओर से ड्रीम प्लेयर एंड बी द क्वीन की थीम पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट तो न्यूज नहीं है, बट चूंकि मंथली न्यूज होती है तो थोड़ा बहुत तो इसमें करेंगे, अदरवाइज चाहते तो इसमें इसको स्किप कर देता। जैसा आप लोग कमेंट करोगे, अगर आप लोग कहोगे कि सर और एक हफ्ते का या एक मंथ का और कम कर दो, बहुत सिलेक्टेड पढ़ा, तो वो भी मैं कर दूंगा। फिर उसमें क्या होगा, 10-15 पॉइंट मिलेंगे आपको। या अभी जैसे मैं सितंबर का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, थर्ड वीक तो स्टार्ट हो गया है, तो मैं उसकी न्यूज भी अभी आपको कोशिश करूंगा कि वो भी जल्दी से मिल जाए, अपलोड हो जाए। ठीक है, चलिए। इसके बाद है लोकसभा की कार्रवाई का। अब ऐसे लोकसभा अध्यक्ष सभी लोग जानते हैं, ओम बिरला है। जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, ओम बिरला। छोटे छोटे बातें भी आप लोग यहाँ धीमे धीमे मतलब सीखते रहेंगे ना। कार्यवाही का अब संविधान की 8वीं अनुसूची, ध्यान रखें, संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, आधिकारिक भाषाओं का। कितनी भाषाएं हैं, 22। तो अभी तक ये सुविधा 18 भाषाओं में थी लोकसभा में। ट्रांसलेशन व्यवस्था होती है, मान लीजिए कोई तमिल का है, कोई कन्नड़ का, कोई तेलुगु, मलयालम, तो वो अगर अपनी बात कह रहा है तो क्या नॉर्थ इंडिया के जो एमपी हैं जो बैठे हैं, क्या वो समझ पा रहे, सुन पा रहे हैं, ये मतलब कहने का है। तो ये 18 भाषाओं के बजाय 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन सुविधा अवेलेबल कराई जाएगी, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, एक होता है मिस यूनिवर्स, एक होता है मिस यूनिवर्स इंडिया। क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कई टाइप से होते हैं। जो खिताब है राजस्थान में एक जिला पड़ता है गंगानगर की मनिका विश्वकर्मा ने जीत लिया है। ये प्रतियोगिता राजस्थान में आयोजित मतलब की गई थी, जिसमें पूर्व विजेता रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज मनिका के सिर सजाया। 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मनिका भारत का नेतृत्व करेंगी या पार्टिसिपेंट करेंगी, इन्हीं को मौका दिया जाएगा, भले जीते हारे। थाईलैंड में इस साल नवंबर में आयोजित होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, यानी ये 2025 वाली होगी। अभी जो आप पढ़ रहे हो 2024 वाली मिली हुई है आपको ना, तो उसमें ये पार्टिसिपेंट करेंगी। अब वो तो खैर बात की बात है, कौन विजयी होता है कौन नहीं होता है। एक डेथ डेथ पर्सनालिटी का पॉइंट आया है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है। तो ये अगस्त मंथ का ही मामला है, मान लो पूछ सकते हैं कि हाल ही में ये पर्सनालिटी हमारे बीच नहीं रहे। ये करंट में किस राज्य के राज्यपाल रहे, ठीक। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कोल्हापुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नई सर्किट बेंच का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सी बात समझ गए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, BR गवई। कौन से नंबर के, 52 नंबर के, अभी इसमें व्याख्या में आपको मिलेगा। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय भारत के महाराष्ट्र और गोवा राज्य तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय। पहली बात तो हम ये ध्यान रखें कि बॉम्बे उच्च न्यायालय में कौन कौन राज्य आते हैं। तो एक महाराष्ट्र हो गया, एक गोवा हो गया, एक ये यूटी हो गई। अब ये तो एक ही मतलब यूटी हो गई, तो दोनों मिला के एक ही कर दिया गया ना, दादरा नगर हवेली दमन दीव एक ही यूटी हो गई। तो 2 राज्य एक यूटी का जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वो बॉम्बे है। ये मुख्य रूप से मुंबई, जिसे बॉम्बे भी कहा जाता है, में स्थित है। भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। महाराष्ट्र में नागपुर में इसकी बेंच है, औरंगाबाद हो गया,
कोल्हापुर तथा गोवा में और एक पोरवोरियम में भी उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए ये पॉइंट होगा। अब इसमें क्या है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ध्यान रखेंगे, इनका थोड़ा और परिचय देख लीजिए। न्यायमूर्ति बी आर गवई, जो बी आर गवई के नाम से जाने जाते हैं, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका कार्यकाल 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक है। यानी ये अभी रहेंगे हमारे बीच में। अभी तो सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर तकरीबन 2 महीने के आसपास रहेंगे। फिर चूंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट का नियम कहता है 65 वर्ष आयु पूरी करने के बाद वो व्यक्ति खुद अपने पद से हट जाता है। तो जाहिर सी बात, ये हटते हटते जो भी सबसे सीनियर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में होगा वही अगला भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ठीक है, अब ये बात हम लोग ध्यान देंगे। 14 मई 25 से 23 नवंबर 2025 तक है। भारत के पहले बौद्ध और दलित समुदाय से दूसरे न्यायाधीश है, ये ध्यान रखिएगा। पहले बुद्धिस्ट हैं और सेकंड दलित हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद, हालांकि जो पहले है दलित वो केजी बालाकृष्णन साहब हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक अगला और पॉइंट अच्छा आ गया है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने भाजपा के पूर्व नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि ये न्यूज अगस्त की है, बट आपको सितंबर मिल रही है, तो ये पहले का पॉइंट है, अब तो रिजल्ट भी आ गया ना। तो इनको अपना बनाया उम्मीदवार यूपीए ने। दो हमारे यहाँ अलायंस है, एक एनडीए होता है, एक यूपीए होता है, और इसमें कई दल शामिल होते हैं। ने अपना उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को घोषित किया है। तो मतलब आपको दोनों मिल गए ना कैंडिडेट्स, एक यूपीए का मिल गया, एक एनडीए का मिल गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा, एनडीए फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आया। ये एनडीए वो नहीं है जो एग्जाम दे, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बनाया गया था 1998 में एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, लीड बाय बीजेपी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दो सबसे बड़े दल हैं। इनके साथ कई छोटे छोटे दल जो घटक मिल के काम करते हैं। जैसे किसी ने भाजपा को पसंद किया तो वो जो है मतलब किसका पार्ट बनेगा, एनडीए का। किसी ने कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की पॉलिसीज नीतियों को पसंद किया तो वो पार्ट बनेगा यूपीए का। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हमने देखा कई बार फुल फॉर्म यूपीए का आया हुआ है। 2004 में बना, जिसको लीड बाय कांग्रेस, राइट। यूपीए के अध्यक्ष जो है काफी समय तक सोनिया गांधी जी रही ना, तो ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब इसी में जब आप यूपी की बात करते हो तो राहुल गांधी है, फिर समाजवादी पार्टी और कई अन्य दल भी शामिल है ना। चलिए अब क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट है तो वैसे भाजपा की, बट भाजपा के साथ कई सारे अलायंस शामिल हैं। तो यू कैन नॉट से ओनली भाजपा, यू कैन से द गवर्नमेंट जो है रिलेट टू एनडीए, एक नेशनल डेमोक्रेटिक जो है अलायंस के साथ जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले, ये एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर हमारा मिशन है भारतीय सेना का, जो पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, और इसमें कई आतंकवादी जो ठिकाने थे पाकिस्तान में उनको हमारी सेना ने ध्वस्त किया, यानी उनको मारा। ठीक है, और उन लोगों ने सबसे पहले हमारे 22 लोगों को जो निर्दोष थे उनको बड़ी बेरहमी से मारा। तो फिर वही आतंकवादी एक्टिविटी का जवाब देने के लिए ये हुआ। तो अभी देखा होगा आपने 15 जो है तो अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनके नामों घोषणा की। इस बार 127 वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया गया है, और ये हमेशा 15 अगस्त को ही किया जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे 4 कीर्ति चक्र हैं जिनके नाम बता देंगे हम। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, सबसे सेना गैलेंट्री अवार्ड सबसे बड़ा कौन सा है, ध्यान रखेंगे, तो इसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये हम आपको एक दिन सब पढ़ा देंगे, परमवीर चक्र ना। तो 4 कीर्ति चक्र है, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र है, ऐसे आप इसको देख लेंगे। ठीक है, अब जो 4 लोग पाए हैं उनके नाम जो होंगे, ठीक है, यहाँ है कैप्टन एल सैलो, लेफ्टिनेंट सांग तिवारी, लॉन्स नायक एम सुंदरम, राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही जेबी प्रभाकर को मिलेगा। ठीक है, बाकी कोई विशेष ऐसा पॉइंट नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, राइट। चलो इसके बाद यही जस्ट आपको इंग्लिश में भी आगे मिलेगा। अच्छा, एक पॉइंट और आप देख लीजिए, कह रहे कि जयपुर की पारुल सिंह मिस ओशन इंडिया 2025 का खिताब जीता है। वो अब मिस ओशन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसका आयोजन प्रतिष्ठित फ्यूजन ग्रुप ने किया था। पारुल ने इससे पहले मिस राजस्थान 2025 की फाइनलिस्ट के रूप में जगह बनाई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट चूंकि अभी जीता है
तो ऐसे देखिए कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते आएगा नहीं आएगा, करंट अफेयर है लेकिन एक लेवल रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के रमेश बुधियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता है, चूंकि ऐसा करने वाली पहले व्यक्ति हैं। अभी हम आपको समझाते हैं कि सर्फिंग चैंपियनशिप क्या होती है। एशियाई मतलब एशिया के देश जहां खेलते हैं उसको एशियाई कॉन्टिनेंट के तौर पे हम लोग कहते हैं या एशियाई कह के संबोधन करते हैं। तो वो चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। बुधियाल पदक के दौर में पहुंचने वाले पहले बने थे। उन्होंने फाइनल में ये चूंकि नंबरिंग है ऐसे वो जीते हैं। और इसमें लिखा है कोरिया के कनोवा हिजे ने गोल्ड मेडल है। इंडोनेशिया की पजार एरियाना ने जो है रजत पदक जो है जीता है। ओपन महिला में जापान की मात्सुनो ने हम वतन सुमोमो को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। आइए हम बताते हैं सर्फिंग क्या है। सर्फिंग एक वाटर स्पोर्ट्स है। देखा होगा जब आप समुद्र वगैरह में जो लहरें जो है उठती है, वेव्स उठती हैं, तो उसी में देखा होगा वो एक एक कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ उस पर देखा होगा वो छलांग लगाते हैं या लहरों के साथ वो लोग जो है मतलब उछल कूद करते हैं। थोड़ा सा आप अगर देखना चाहेंगे तो गूगल करेंगे तो मिलेगा। कुछ इस तरीके से जो लहरें ऐसे उठती हैं उसी में वो देखा होगा उस पर खड़े होकर के वो कैसे अपना जो है स्टंट करते हैं, ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे स्टंट करते हैं। तो सर्फिंग एक वाटर जो है स्पोर्ट्स है जिसमें एक एथलीट एक बोर्ड पर खड़े होकर, एक बोर्ड होता है ठीक है, उसी खड़े रहता है, खड़े होकर वेव पर अपने करतब जो है दिखाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पेरू में और उसके बाद लगभग 400 ईस्वी में पूरे पोलिनेशिया में मछुआरों द्वारा सर्फिंग का अभ्यास किया जाता था। बहुत पुरानी बात है, 400 ईस्वी की बात कर रहे हैं ना हम लोग। अब इसके बाद क्या है, चलिए ये तो वही बात हो गई। युद्धपोत जो है तो उदयगिरी और हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। तो हो सकता पूछ ले कि कब कहां शामिल होंगे, तो ध्यान रखेंगे ठीक है। बाकी आपने इसको पहले ही पढ़ रखा है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संसद में पेश किए गए आंकड़ों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यवार प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा दिया है, स्टेट वाइज आंकड़ा दिया है। इसको हम लोग देख लेंगे क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये स्थिर कीमत पर है, जीडीपी का आधार है 2011 और 12। पूछा जाता है कि जीडीपी का बेस ईयर क्या है, 11-12। हालांकि बदलने की मतलब योजना है 22-23, बट पता नहीं बदल रही क्या चल रहा, कुछ क्लियर नहीं है, जिससे महंगाई के प्रभाव को हटाकर वास्तविक आय वृद्धि का सही आकलन हो सकता है। भाई जीडीपी के डेटा बहुत पुराने लेके चलेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। तो अब 2011-12 से आज कंपेयर करोगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा ना, 12-12 साल का है डिफरेंस। मतलब कहने का आप अपनी पढ़ाई को क्लास 2 से क्यों कंपेयर कर रहे हो। अपनी पढ़ाई हो सकता है क्लास 2 में आप टॉपर रहे हो, बट अभी तो टॉपर नहीं है ना। तो 2 से नहीं मतलब है। अब आप अगर किसी बड़े लेवल पढ़ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु ने अपनी बेहतर स्थिति के लिए सुशासन और लगातार नीतिगत हस्तक्षेपों को श्रेय दिया है। संदर्भ के लिए भारत की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में स्थिर कीमतों पर 1.09 लाख रुपए और चालू कीमतों पर 1.89 लाख रुपए रही है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि भारत की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, ये भूलना नहीं है, भारत की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 2023-24 के आधार पर तो स्थिर कीमतों पर क्या होगी, थोड़ी कम होगी। करंट प्राइस पे थोड़ी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कहने का है एमआरपी पे नहीं, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट बनने में आई उस पर बात करते हैं। तो एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस, दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखेंगे ठीक है। कभी इकोनॉमी पढ़ा रहे होंगे, अब मेरी ये एक उम्मीद रहेगी कि जो बच्चा हमसे इकोनॉमी पढ़ना चाहता है, पॉलिटी पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हम एक स्पेशली फिर बैच का प्लान करेंगे। अब कुछ भी ऐसा नहीं करने से फायदा है जहां कोई इंटरेस्ट ना ले, वो चाहे बच्चे 50 हो 100 हो, जितने जिनको नहीं पता है इकोनॉमी क्या है वो पढ़ें, जिनको पता है फिर वो ऐसे ही अपना प्रैक्टिस करें और पढ़ते रहें ठीक है। इसके बाद क्या है पॉइंट यहाँ पर, भारत के बड़े राज्यों में गुजरात प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी नेशनल स्टेट ठीक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में सबसे आगे निकल गया है। 23-24 में गुजरात का प्रति व्यक्ति जो मतलब एनएसडीपी है वो 1.96 लाख रुपए दर्ज किया गया है, जो राज्यों के औसत आय का संकेतक है।
ये राज्य की औसत आय का इंडिकेटर भी है। और नंबर 1 पे कौन आया है? गुजरात। इसके बाद कर्नाटक का नंबर है दूसरे स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा नंबर 3rd पे रहा है और तमिलनाडु नंबर 4 पे रहा है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आप गुजरात को पढ़ लीजिए, वही बहुत है। गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जीडीपी के मामलों में भी 8 से 9% तक का योगदान देते हैं। यहाँ एक पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। भाई जो भारत की जीडीपी है तो वो तो राज्यों को मिला के ही बनी होगी, नियर अबाउट 15% के आसपास। नंबर 2 पे यूपी आता है, ठीक है। नंबर 3rd पे तमिलनाडु आता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है कि भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है या किस नंबर का है? तो 2nd नंबर का है, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जीडीपी महाराष्ट्र ऐतिहासिक रूप से अग्रणी रहा है, जो लगभग 13% का योगदान करता है, ठीक है। चलिए वो पॉइंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और है, इसलिए देखिए हम ज्यादा बड़े पॉइंट कर नहीं रहे, हम चाहते हैं आप सिलेक्टेड पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है, और फंसना भी चाहिए एग्जाम में तो अच्छा रहेगा। आंग सान सू की, इनका नाम है आंग सान सू की निर्वाचित सरकार से सेना द्वारा सत्ता हथियाने के बाद विवादास्पद परिस्थितियों में म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने मिंट स्वे का निधन हो गया। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और आंग सान सू की को तो वहां जेल ही भेज दिया गया। नोबेल अवार्डी भी है, बड़ी पॉपुलर पर्सनालिटी। पूछा भी जाता है कि आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार। म्यांमार की मालूम पूछता है कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तो नेपिता, नेपिता, ठीक। चलिए, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे मतलब आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन, कि अमेरिका की अंतरिक्ष जो मतलब तो एजेंसी, उसका नाम है नासा। चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी में है। एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख सीन डफी ने योजना की घोषणा कर दी है। नासा की जो योजना है 2030 तक लॉन्च करने की है। इसके पीछे मकसद है 100 किलोवाट की क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर से चंद्रमा पर बिजली की जरूरतों को पूरा करना है। यदि रूस या चीन पहले ऐसा कर लेते तो अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसी वजह से परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को भी डर है अगर कोई कुछ गड़बड़ी करने वाला है, कोई कुछ करेगा तो वो कौन होगा? रूस और चाइना हो गए। या फिर 3rd नंबर पे इंडिया आता, बट इंडिया डायरेक्टली अमेरिका को छेड़ेगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि नासा ने पहले ही ये 2022 में निजी कंपनियों को प्रारंभिक मतलब डिजाइन तैयार करने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए वो दे दिया है, ठीक है। अब संभावित फायदे होंगे, चांद पर सौर ऊर्जा हर समय जो है उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि वहां 14 डेज का दिन होता है और 14 डेज की रात होती है। अभी देखा होगा शुभांशु शुक्ला जी गए हुए थे, बट देखिए उनसे उम्मीद थी कि उनका क्वेश्चन पेड में आएगा, बट नहीं आया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप ज्यादा उम्मीद करके जाते हो, वैसा एग्जाम में नहीं आता, कुछ डिफरेंट पूछ लेते हैं। बट आप करंट एक ही पॉइंट पे मत पढ़िए, करंट को मल्टीपल वे में देखिए ना। चलिए, इसके बाद झारखंड के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको कहते हैं झामुमो, संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का निधन हो गया है, ठीक है। ये हेमंत सोरेन जो झारखंड के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी हैं और इस पार्टी के फाउंडर, ठीक है, रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये रिकॉर्ड एक माह में किसी नागरिक संवाद मंच पर सबसे ज्यादा लोगों के पंजीकरण के लिए मिला है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो 3.53 करोड़ पंजीकरण हुए हैं। रूस ने दुनिया का पहला एंटी ड्रोन राइफल सिमुलेटर बनाया है। ये अच्छा पॉइंट है, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि रूस ने दुनिया का पहला एंटी ड्रोन राइफल सिमुलेटर बनाया। साउदर्न फेडरल यूनिवर्सिटी छात्रों ने दुनिया का पहला ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म सिमुलेटर विकसित किया है, जो एंटी ड्रोन राइफल और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम के साथ काम करने का अनुभव प्रदान करता है। ये युद्ध जैसा वर्चुअल वातावरण पैदा करता है, जहां कोई भी ड्रोन युद्ध का अभ्यास कर सकता है। एक प्रकार से उसने दूसरे देश, जैसे किसी देश से युद्ध हो रहा है, जस्ट वैसी फीलिंग के साथ ये एक प्रैक्टिकल मौका करने को मिलेगा। तो अभी रूस ने बनाया है पहला एंटी ड्रोन राइफल सिमुलेटर, क्या है ना। और ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकेस पेट में नहीं आया, आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा, तो ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट क्या है, 71 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, जो 1 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। ये अवार्ड साल 2023 की फिल्मों के लिए दिए गए। हमने चूंकि अगस्त में बहुत सारी न्यूज काट दी थी, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ही न्यूज रखी थी आप सबके लिए। अब करण जौहर की रॉकी और रॉनी
राखी और रानी की प्रेम कहानी को संपूर्ण मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। तो हमको इतना ध्यान रखना है, नेशनल फिल्म अवार्ड साल में एक बार दिए जाते हैं, क्योंकि भी 2023 में जो फिल्में रिलीज हुई उनके लिए दिए गए हैं। अभी 24 तो बाकी ही है और 25 तो चल ही रहा। 25 बहुत सारी फिल्में भी रिलीज होंगी, आएंगी हमारे आपके बीच में। तो ये नेशनल फिल्म अवार्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भारत के लमसम संविधान में जितनी भाषाएं हैं हर भाषा के लिए अवार्ड दिए जाते हैं ना। चलिए अभी हम लोग देखेंगे तो समझ में और आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम आपके साल अभी 5-6 महीने में होने वाले हैं, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, और बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, 5-6 पॉइंट पढ़ लो काम हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी सैम बहादुर को राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर, जिसमें मुख्य भूमिका विकी कौशल की थी ना। इसके बाद क्या है, मलयालम फिल्म पुक्कलम के लिए विजय राघवन और तमिल पार्किंग के लिए मुथु पेट्टेई सोमू भास्कर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो इसमें क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और अभिनेत्री, इस प्रकार के अवार्ड पूछे जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सम्मान, ठीक है, मलयालम फिल्म उलो झोक्कू के लिए उर्वशी और गुजराती फिल्म वश के लिए जानकी बोडीवाला को मिला है। मतलब कहने का है कि दोनों एक्ट्रेस यानी सहायक और सहायक अभिनेता और अभिनेत्री को डबल डबल अवार्ड मिल गए, दो दो लोग नाम शामिल, ये ध्यान रखेंगे। आशीष बेंडे की मराठी फिल्म को निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार मिला है। वैभवी मर्चेंट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने ढिंढोरा बाजे के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता है। अब आ जाएंगे हम लोग मेन पॉइंट पे, ये इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम सर हो जाएगा ना। चलिए आ जाए, इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सहायक अभिनेता और अभिनेत्री तो बात खत्म हो गई। लिखा है कि बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान और विक्रांत मैसी 12वीं फेल। हमें लग रहा है सभी लोगों ने 12वीं फेल मूवी देखी होगी, और ये एक रियल स्टोरी है, देखना भी चाहिए। हम इसको बुरा नहीं मान, देखिए फिल्म देखना कोई बुराई नहीं है, आप फिल्म देखिए, लेकिन फिल्म का कंटेंट ऐसा हो जो कुछ आपको मैसेज दे सके। ऐसा नहीं कि आप जवान फिल्म देख लेंगे तो बूढ़े हैं तो जवान हो जाएंगे, वो भी एक फिल्म है, उसका अपना कंटेंट है, और 12वीं फेल का अपना कंटेंट है। तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो बड़ी जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम तो उनसे जरूर अपील करेंगे कि आप एक बार फेल होते हो, 2 बार फेल होते हो, आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं कि मैं सर फेल हो गया, अब बताइए मैं क्या करूं। सोचिए सर, इस फिल्म के माध्यम से कोई व्यक्ति कितनी बार फेल हो रहा है, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा। मतलब कहने का फेल होने में विशेष समस्या नहीं है, आपको आगे सरवाइव करना, आपको आगे बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि उस फिल्म से क्या मैसेज हमको मिलता है। जो हम बात कर रहे हैं 12th फेल, जो रियल एक स्टोरी है, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर की, जो महाराष्ट्र में सन पोस्टेड है, मनोज कुमार। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये बेस्ट एक्ट्रेस है और बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर में 2 लोग हैं, जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान और विक्रांत मैसी 12th फेल के। बेस्ट एक्ट्रेस में एक ही नाम है, रानी मुखर्जी का। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल। बेस्ट डायरेक्शन द केरला स्टोरी सुदीप तो सेन। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द केरला स्टोरी, इंपॉर्टेंट द केरला स्टोरी, हो सकता पूछ ले कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, ठीक है। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट मेकअप एंड कॉस्ट्यूम, अब इसको छोड़ देंगे। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट मेल सिंगर, हमने दे सब दिए, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी लिस्ट बनी रही, तो आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास तो खैर पूरी पूरी हम देखो लिस्ट ही पूरी पूरी दे दी है, और यही आपको हम पीडीएफ आपको मतलब दे देंगे ग्रुप में, तो वहां से पढ़, जहां जैसे अच्छा लगे वैसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आने वाले जैसे पूछ सर हम करंट अफेयर कहां से पढ़ें, हमारा पेपर जीआईसी का है या हमारा एलटी का है, हमारा कुछ भी टीजीटी पीजी कुछ करंट अफेयर आएगा नहीं, वहां तो सब्जेक्टिव ही आएगा। तो जो भी जैसे आ रहा, आप करंट अफेयर के लिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस ज्ञान से जुड़िए, ठीक है। पहले वाला जो था उसको मैंने रोक ही दिया है, और इसी पर हम यूपीएसआई के लिए कुछ प्लान करने वाले हैं, वो भी अनाउंसमेंट करेंगे हम कुछ दिन के बाद, वेट करिए। और ये सारी भाषाएं फिल्म है, बेस्ट मतलब गुजराती फिल्म, बंगाली, असमिया, हिंदी फिल्म कटहल है, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए, और इसके बाद एक अपॉइंटमेंट है और फिर न्यूज आपकी खत्म है, ठीक है। अपॉइंटमेंट क्या है, आईपीएस अधिकारी है संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल
एसएसबी बोलते हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये बल नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। पूछा जाता है कभी कभी कि कौन कौन से बल हमारे पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जो एसएसबी है ये नेपाल और भूटान के साथ ना। फिर इसके बाद ये नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। सिंघल वर्तमान में एसएसबी प्रमुख अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये बात समझ में ही नहीं आई, तो 31 जो अगस्त है वो तो हो गया, और 1 सितंबर से इनका कार्यकाल भी शुरू हो जाएगा और ये 28 तक रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, संजय सिंघल को एसएसबी का नया डीजी डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अब जो हमने हिंदी में पढ़ाया उसी का देखिए सब कुछ इंग्लिश, ये सारा इंग्लिश में मैटर पड़ा हुआ है। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम, जैसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी एसएससी के हैं, किसी एग्जाम के भी हैं, किसी कोर्स की पढ़ाई करते हैं, तो उन सबके लिए अच्छा रहेगा। आपका अगर करंट अफेयर में कहीं कोई नीड होता है, जीएस में कहीं कोई हेल्प होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जीएस ज्ञान यूट्यूब चैनल प्रमोद कौशल सर हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है। और इसको पढ़ते रहेंगे तो ये क्या होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी मैं एक लाइव क्लास देने की कोशिश करूंगा, तो जितने हमारे पुराने विद्यार्थी जो आज पढ़ेंगे देखेंगे, इसमें सब कुछ लिखा है। ये उनके लिए है जो बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम, या उनको लगता है सर कि हिंदी हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम ही रहिए। और इंग्लिश का देखिए सारा कंटेंट यहाँ नीचे सब कुछ ये जो है लिखा हुआ, एवरीथिंग लिखा हुआ है। हम इसी की पीडीएफ कर देंगे और हम इसको चला भी रहे। देखिए, सीआरपीएफ एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी अनीश दयाल सिंह ना, ये देखिए सब कुछ आप ऐसे आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, हम लास्ट तक इसको लेके जाएंगे, ठीक है। जिनको लगता है कि भाई हिंदी हमें प्रॉब्लम कर रही है, शुरू से उनका मीडियम इंग्लिश रहा है, तो वो लोग पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। चलो, ये देखे ना, ओम बिरला वाला पॉइंट, मिस यूनिवर्स इंडिया, ऐसे देखेंगे तो पूरा कंप्लीट है। नागालैंड गवर्नर जो है मतलब गणेशन पास अब, ठीक है, चीफ जस्टिस बी आर गवई, सबका पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। तो दोनों मीडियम में हमारी कोशिश है कि विद्यार्थी मिल जाए। अब ये ना रहे कि सर आपने हिंदी पढ़ाया तो मेरा इंग्लिश वालों का क्या होगा। अब जो कुछ होगा सबका मेरे प्लेटफॉर्म से भला होने की कोशिश रहेगी। और जो विद्यार्थी हमसे यूपीएसआई बैच का प्लान कर रहे थे, सर पढ़ाइए पढ़ाइए, बच्चा कम बच्चे की वजह से मैंने उसको एक्टिवेट नहीं किया, बट जितनी कोशिश हमसे फ्री में हो जाएगी वो मैं डिफिनेट करूंगा आप सबके साथ। अगर लगा मुझे तो मैं बैच का प्लान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये देखिए, अब लेकिन क्योंकि बैच का मतलब ये नहीं कि अब पूरा सब पूरा आप सिस्टम बनाइए तो फिर करिए, थोड़ा वो पैनिक भी होता है। मालूम चला कोई टीचर ना आया, छोड़ के भाग गया, तो हम क्या करेंगे, अपनी तो हम गारंटी लेते हैं भाई, ठीक है। वार्षिक, उदयगिरी और हिमगिरी ध्यान रखेंगे ना, ये सब सारा देखिए, सारा मैटर दिया हुआ है, ठीक है। आंख सांसों की, ठीक है, ये हम आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए फिल्म वाला आ गया सारा ना, इसको हम लोग पढ़ लेंगे ना। बेस्ट, ये देखिए बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सारा पढ़ लेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए फायदा हो जाएगा ना। चलो, इसके बाद हम लोग देखेंगे बेस्ट तेलुगु फिल्म वगैरह हो गया, और ये लास्ट अपॉइंटमेंट है ना, ठीक है, ये वाला बस यही तक पॉइंट है। और ये आपका अगस्त मंथ का जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने प्रोवाइड कर दिया, लगता है 1 घंटे में ही कवर हो गया एटलीस्ट। तो जब आप कल से या इसके आगे कैसे न्यूज मिलेगा करंट अफेयर का, कैसे पढ़ेंगे आप लोग, तो क्या है सर, मैं तो 3-4 पेपर पर डे पढ़ते ही पढ़ता हूँ, ऐसी तो कोई खबर है नहीं जो ना आए उसको मैं ना पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अभी सितंबर मंथ चूंकि अब मिड भी हो गया है, तो सितंबर मंथ में 4 सेक्शन बांटेंगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ और फोर्थ वीक। तो हर वीक में चाहे 15 पॉइंट हो चाहे 20 पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सिलेक्टेड होंगे, वही आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस ज्ञान से पढ़ेंगे। और सेशन कैसा लगता है कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये पहला वीडियो है, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम विद्यार्थी हमसे जुड़े और पढ़े। उनके घर में कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करता तो उसको भी जोड़ने का प्रयास करिए, और देखिए क्या हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हेल्प हमसे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा, कैसा आपका व्यूज है, प्लीज कमेंट एंड लाइक। और फर्स्ट टाइम जुड़ आते हैं पढ़ने तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।